हम अक्सर दूसरों से और दूसरे अक्सर हमसे एक बात कहते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये बात ऐसी है जो बार बार सच होती दिखती है। हमें पता नहीं होता कि अगले पल हमारे साथ क्या होगा। ऐसा ही कुछ हुआ एक महिला डॉक्टर के साथ जो हिमालय की गोद में कुछ सुकून के पल बिताने गई थी, लेकिन ये पल उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हे बन गए। वो तस्वीर भी उनकी आखिरी तस्वीर बन गई जिसमें वो प्रकृति की गोद में झूमती सी दिख रही थी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दीपा शर्मा की। अगर आप सोशल मीडिया पर या केवल खबरों की दुनिया में जरा भी एक्टिव होंगे तो आपने ये नाम अब तक सुन लिया होगा। कौन थी डॉक्टर दीपा, क्या हुआ उनके साथ, सब बताएंगे आपको आज की बड़ी खबर में। इसके अलावा पाकिस्तान में निर्मम हत्या का शिकार हुई लड़की की कहानी भी आपको बताएंगे। वो लड़की जिसके इंसाफ के लिए लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। कुछ दिन पहले हमने इसी शो पर महिलाओं की बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बात की थी, जिसमें हमने आपको एक महिला के साथ हुई घटना के बारे में बताया था। घटना थी कि महिला ने शादी के लिए एक लड़के को मना कर दिया था। उसके बाद लड़के के ईगो पर बनाई थी और उसने औरतों की बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में याद दिलाया था। इस महिला ने ट्विटर पर इस घटना के बारे में बताते हुए एक पोस्ट डाला था जो काफी वायरल हुआ था और इसी मुद्दे पर हमारा शो भी था। जिस महिला ने ये पोस्ट डाला था, माने जिनके साथ ये घटना हुई थी, वो थी आयुर्वेदिक डॉक्टर दीपा शर्मा, जो अब हमारे बीच नहीं रही। डॉक्टर दीपा 34 बरस की थी, जयपुर में रहती थी। कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश घूमने गई थी। उनकी यात्रा का एक पड़ाव किन्नौर भी था। रविवार 25 जुलाई को उन्होंने किन्नौर की खूबसूरती को लेकर 2 ट्वीट किए। इसी के तकरीबन आधे घंटे बाद खबर आई कि किन्नौर में लैंडस्लाइड हो गया है, 9 लोग मारे गए हैं। इन्हीं में शामिल थी डॉक्टर दीपा। वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी। ट्विटर पर 20,000 से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स थे। कई अहम मुद्दों पर दीपा खुलकर अपनी बात भी लिखती थी। किसी बात से लोग सहमत होते थे, किसी से असहमत होते थे। अक्सर उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता था। दीपा ने 25 जुलाई करीब 1 बजे एक ट्वीट किया था। इसमें वो इंडो तिब्बत बॉर्डर से करीब 80 किलोमीटर दूर बने एक पोस्ट पर खड़ी थी। लिखा था, मैं भारत के उस छोर पर खड़ी हूं जहां तक नागरिकों को जाने की इजाजत है। इस स्थान से आगे करीब 80 किलोमीटर दूर तिब्बत का बॉर्डर है, जिस पर चीन ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। 24 जुलाई की शाम को दीपा ने अपनी 2 तस्वीरें पोस्ट की थी। लिखा था, जिंदगी प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है। दीपा के अलावा 8 और लोगों ने इस हादसे में जान गंवाई। इनमें से 3 एक ही परिवार के सदस्य थे। सेना के एक युवा अधिकारी की भी इस हादसे में जान चली गई। दीपा की मौत की खबर सामने आने के बाद ट्विटर पर लोगों के रिएक्शंस आने शुरू हो गए। आम जनता तो रिएक्ट कर ही रही थी, कुछ नामी लोग भी इस घटना पर हैरानी और दुख जता रहे थे। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, यकीन नहीं हो रहा कि दीपा नहीं रही। मुझे बताया गया कि लैंडस्लाइड से उनकी जान चली गई। 8 घंटे पहले तक वो हिमालय से तस्वीरें भेज रही थी। बहुत लाइवली थी, जागरूक इंसान थी। मेरे पास शब्द नहीं है उनके परिवार को शक्ति मिले। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी दीपा के लिए इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट लिखा। बताया कि दीपा उनकी बड़ी फैन थी, उन्हें लेटर लिखती थी, गिफ्ट्स भेजती थी और मनाली में उनके घर उनसे मिलने भी आई थी। कंगना ने इस हादसे को बड़ा झटका भी बताया। इसके अलावा एक और इंस्टा स्टोरी शेयर करते हुए कंगना ने लोगों से कहा कि मॉनसून के समय वो पहाड़ी इलाकों में न जाएं, क्योंकि इस वक्त लैंडस्लाइड काफी होते हैं। साथ ही लिखा, लैंडस्लाइड नेचुरल है इस मौसम में, लेकिन कई सारे टनल्स, हाईवेज और सड़कों के कंस्ट्रक्शन की वजह से हम पहाड़ों और पहाड़ी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्लीज इस सीजन में हिमालयाज का दौरा करने से बचें। कंगना के अलावा कई बड़े अधिकारी भी दीपा को सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ट्विटर पर कई सारे लोग दीपा से हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। बता रहे हैं कि दीपा एक नेक और विनम्र इंसान थी और उनके जाने से वो वाकई दुखी है। अब बात करते हैं उस कारण की जिसके चलते दीपा की मौत पर इतनी बात हो रही है। दरअसल दीपा सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस थी। लगभग सभी ज़रूरी मुद्दों पर अपनी राय रखती थी, फिर चाहे वो मुद्दा सरकार से जुड़ा हो, राजनीति का हो, खेल का हो, पत्रकारिता का या फिर किसी भी फील्ड से जुड़ा हो। वो महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर खासतौर पर अपनी आवाज़ उठाती थी। कुछ ट्वीट्स की झलक हम आपको दिखाते हैं। हाल ही में सरकार ने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोविड-19 की दूसरी लहर में किसी की मौत नहीं हुई। इस पर दीपा ने लिखा था, भारत के किसी भी राज्य की सरकार ईमानदार नहीं। राजनीति में नीति के आगे मानवीयता गुमसी हो जाती है। क्या सत्ता में बने रहने के लिए हमेशा झूठ बोलना जरूरी है? क्यों हमारे देश में राजनीति अधिकतर असंवेदनशील होकर सिर्फ सत्ता, पैसे और ताकत के लिए की जाती है? कोई उत्तर मेरे सवालों का?
इसके अलावा पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत पर उन्होंने ट्रोल्स के लिए कहा था, वो लोग जो दानिश सिद्दीकी की मौत पर असंवेदनशील पोस्ट लिख रहे हैं और उनकी मौत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, विचारात्मक अंतर के आधार पर उन लोगों को ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि जाओ और जाकर जिंदगी जियो। आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हो कि भारत का एक नागरिक आतंकी हमले में मारा गया और आप सेलिब्रेट कर रहे हो? शेम। लड़कियों के हक के लिए तो कई सारे ट्वीट्स उन्होंने किए थे। एक में लिखा था, छोड़ना, जाने दे, चुप रहे, लोग क्या कहेंगे, लड़कियों को इतना नहीं बोलना चाहिए। काश कि ये शब्द इस देश की महिलाओं के लिए ना बनाए गए होते। इसी तरह एक और ट्वीट में लिखा था, अगर आप एक महिला हैं और किसी दूसरी महिला का उत्पीड़न होते देखती हैं तो वो जो भी रहे उसे आप जानती रहो या नहीं जानती रहो, उसकी मदद करो, उनके साथ खड़े रहो। अगर आप एक पुरुष हैं और किसी महिला का उत्पीड़न होते देखते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे जानते हैं या नहीं, आप जाकर उसे सपोर्ट करो, साथ दो, दर्शक मत बनो, नहीं तो तुम खुद अपराधी बन जाओगे। डॉक्टर दीपा का जाना वाकई हर किसी को बेहद दुखी कर रहा है। हमारी पूरी टीम की तरफ से हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। ये खबर आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से एक महिला की मौत का मामला काफी गरमाया हुआ है। महिला का नाम है नूर मुकादम, 27 बरस की थी। पाकिस्तान को पूर्व राजनयिक शौकत मुकादम की बेटी थी। 20 जुलाई को इस्लामाबाद के एक घर में वो मृत पाई गई। उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। हत्या का आरोप पाकिस्तान के एक नामी बिजनेसमैन के बेटे जहीर जाकिर जफर पर लगा है। क्या है पूरा मामला, आपको डिटेल में बताते हैं। पाकिस्तान के जाने माने अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक 20 जुलाई को इस्लामाबाद के कोशर पुलिस थाने में शौकत मुकादम ने एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके मुताबिक शौकत और उनकी पत्नी 19 जुलाई को किसी काम से अलग अलग जगहों पर गए थे। माने वो घर पर नहीं थे। जब लौटे तो उन्हें नूर घर पर नहीं मिली। नूर का फोन नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा था। उन्होंने खोजना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद नूर का कॉल आया। उसने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ लाहौर जा रही हैं और 1-2 दिन बाद लौटेंगी। 20 जुलाई की दोपहर उन्हें जहीर का कॉल आया। दोनों ही परिवार एक दूसरे को पहले से जानते थे। जहीर ने उन्हें बताया कि नूर उसके साथ नहीं है। रात करीब 10 बजे शौकत मुकादम को पुलिस थाने से कॉल आया। बताया गया कि नूर की हत्या कर दी गई है। पुलिस शौकत को लेकर इस्लामाबाद के सेक्टर F7/4 गई। ये था जहीर का घर, जहां उन्होंने पाया कि नूर का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ है, सिर धड़ से अलग हो गया था। इसी के तुरंत बाद पुलिस ने जहीर को गिरफ्तार कर लिया। शौकत मुकादम ने एफआईआर जहीर के ऊपर नूर की सोची समझी हत्या करने के आरोप लगाए। जहीर के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड यानी पीपीसी के सेक्शन 302 माने सुनियोजित हत्या का केस दर्ज हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पता चला कि ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से मौत हुई। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अपनी छानबीन में पाया कि नूर ने लाहौर जाने की बात कही थी, लेकिन वो वहां गई ही नहीं थी। वो पूरे समय इस्लामाबाद में ही थी। इस मामले में नूर के दोस्त बेहद खास गवाह बन रहे हैं। दरअसल जब नूर का उसके परिवार से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तब दोस्तों ने नूर को खोजना शुरू किया। एक दोस्त को नूर की तरफ से ये मैसेज मिला कि वो जहीर के घर में जबरन कैद करके रखी गई है। ऐसे में 20 जुलाई के दिन नूर के 5 दोस्त जहीर के घर पहुंचे। उन्होंने पाया कि घर अंदर से बंद था और जहीर बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में हथियार थे। उसने हथियार दोस्तों की तरफ दिखाया और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। दोस्तों को शक हुआ कि कुछ न कुछ नूर के साथ गलत हुआ है। ऐसे में लड़की पुलिस थाने पहुंची और मामले की जानकारी दी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के पहुंचने के पहले ही कुछ थेरेपी वर्कर्स घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने घर का दरवाजा तोड़कर एंट्री ली। थेरेपी वर्कर्स पाकिस्तान की एक लीडिंग कंपनी है जो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स चलाती है। रिपोर्ट्स हैं कि जहीर ने भी यहां थेरेपिस्ट के तौर पर काम किया था। खैर, पुलिस अधिकारियों ने आगे जानकारी दी कि जब ये थेरेपी वर्कर्स वहां पहुंचे तो जहीर ने उनके ऊपर भी हमला किया, जिसके बाद इन थेरेपी वर्कर्स ने जहीर को रस्सियों से बांधकर काबू में किया और जब पुलिस आई तो पुलिस को सौंपा। इधर नूर के दोस्तों का कहना है कि जहीर और नूर बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन करीब 2 साल पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद दोनों की मुलाकात केवल गैदरिंग्स और इवेंट्स के दौरान होती थी, लेकिन ब्रेकअप के बाद जहीर नूर के दोस्तों को अब्यूजिव और धमकी भरे मैसेज भेजने लगा। नूर के दोस्तों का कहना है कि इस मर्डर के पीछे का मकसद बदला लेना है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान ने भी कंफर्म किया है।
इस मामले में चूंकि थेरेपी वर्कर्स का नाम भी सामने आया है और पिछले कुछ दिनों से ये कंपनी पहले ही अन्य कारणों से आलोचनाओं का शिकार हो रही थी, इसलिए अब इस पर भी गाज गिर रही है। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात ने जानकारी दी कि थेरेपी वर्कर्स को सील करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। साथ ही जहीर जफर के पेरेंट्स को भी अरेस्ट किया जा चुका है। ये जानकारी 25 जुलाई को सामने आई। पेरेंट्स समेत घर पर काम करने वाले 2 स्टाफ को भी अरेस्ट किया गया है। इन पर सबूत छिपाने और अपराध में शामिल होने के आरोप हैं। इधर 25 जुलाई को नूर के मामले में सुनवाई की गई। पुलिस ने बताया कि उन्होंने आरोपी के पास से एक पिस्टल, चाकू और नकल डस्टर बरामद किया है। यह भी बताया कि जांच में यह सामने आया है कि नूर की हत्या के पहले आरोपी ने नकल डस्टर से उसे टॉर्चर किया था। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा, ये जानने के लिए कि कहीं विक्टिम सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार तो नहीं हुई। इसके अलावा पुलिस हत्या के असली मकसद का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है। इसी के साथ एक और बात बता दें, जहीर का परिवार पहले उसे बचाने के लिए ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि जहीर की मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के वक्त वो मानसिक तौर पर एकदम फिट पाया गया था। नूर की हत्या का मामला जब से सामने आया है, सोशल मीडिया पर इंसाफ की मांग लगातार उठ रही है। ट्विटर पर जस्टिस फॉर मुकादम भी चल रहा है। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में ये तीसरा ऐसा मामला है जहां किसी औरत के ऊपर बेरहमी से हमला किया गया। इसी के साथ बड़ी खबर को हम यहाँ खत्म करते हैं और आपको दिखाते हैं दिन का वीडियो। ये औरतें हमारे देश की किसान हैं। जाहिर है किसान शब्द बोलने पर आपके दिमाग में सिर पर गमछा लपेटे पुरुष की तस्वीर आती होगी, लेकिन सच तो ये है कि पुरुष की बराबरी से महिलाएं भी खेती करती हैं। 22 जुलाई से दिल्ली में लगातार किसान अपनी संसद चला रहे हैं 3 कृषि कानूनों के विरोध में। आज यानी 26 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में महिला किसानों की संसद चली। सुबह ही सिंघू बॉर्डर ने 5 बसों में सवार होकर 200 महिला किसान दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। इस संसद में सीपीएम नेता सुहासिनी अली भी शामिल थी और एक्ट्रेस गुल पनाग ने भी शिरकत की। किसानों के हक में इन महिलाओं ने मिलकर आवाज उठाई। अब आखिरी में आपको बताते हैं टोक्यो ओलंपिक्स में क्या चल रहा है। भारत को पहला पदक मिल गया है। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीत लिया है, जिसके बारे में आपको जाहिर है अभी तक जानकारी मिल ही चुकी होगी। लेकिन अगली अपडेट यह है कि तलवारबाजी में भारत ने पहली बार ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। भवानी देवी ने ओलंपिक्स में अपना और भारतीय टीम का पहला मैच जीतकर और भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, लेकिन अगले ही राउंड में वो हार गई और ओलंपिक से बाहर हो गई। पर बड़ी बात यह है कि भारत ने ओलंपिक की तलवारबाजी में अपने कदम रख लिए हैं। वहीं भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और सुतीर्था मुखर्जी का भी सफर ओलंपिक्स में समाप्त हो गया है। महिला एकल के सीधे गेम में हार का सामना उन्हें करना पड़ा। ये था हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आपसे कल नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।